रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, जो कि डिफरेंट फिनोमिना था बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। नॉर्मली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि सिंगल मीडियम इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो या दो से ज्यादा मीडियम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसमें से कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है बिटवीन दी अदर मीडियम, और कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन है बिटवीन द टू मीडियम ऑफ द लाइट, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? रिफ्लेक्शन में सिंगल मीडियम इन्वॉल्व था। सिंगल मीडियम में जो सपोज अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर क्या थी? एयर से लाइट इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है ऑन द सरफेस, और उसके बाद में सेम मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। और एयर की जो डेंसिटी थी, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट बेंड करती है बिटवीन द टू मीडियम्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटीज। नाउ what is the definition of reflection of light? That is the change in direction of bending of light at the interface of two different mediums is called reflection of light. ठीक है, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, दैट इज नोन एज द इंटरफेस। तो व्हाट इज इंटरफेस? एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो मीडियम है, एक एयर हो गया और एक वाटर हो गई। तो ये जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन द टू मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम। अब जो दो मीडियम है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एयर इंटू ग्लास हो गया, ग्लास इंटू एयर हो गया, एयर इंटू वाटर हो गया, वाटर इंटू ग्लास, वाटर इंटू ग्लास, एंड ग्लास इंटू वाटर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो गए फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं तो एक हम ग्लास लेते हैं, ग्लास में हमने पानी भरा और हमने उसमें क्या रखा? एक हमने कॉइन डाल दिया, या हमने एक पेंसिल उसके ऊपर उसमें डाल दी, कुछ भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो लाइट एंटर होगी, लाइट एंटर होगी ऑब्लिकली। जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है या जब भी लाइट एंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो हमेशा एंटर करती है इन दी ऑब्लिक पोजीशन। देखो ये हो गई ऑब्लिक पोजीशन, एक एंगल बनाते हुए एंटर करेगी। तो लाइट जब एंटर करेगी फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, क्योंकि ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी और ऑप्टिकल रेयरर मीडियम में अभी बताऊंगी आपको जस्ट 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो लाइट जब एंटर करेगी एयर से ग्लास में तो ग्लास में लाइट बेंड हो जाएगी, उसके बाद जाएगी पानी के अंदर, पानी से फिर से ग्लास में आएगी, ग्लास से फिर वापस आएगी एयर में। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्लास तो हमें क्या दिखाई देगा कि अगर पेंसिल है तो वो हमें ब्रोकन दिखाई देगी, और अगर कॉइन है तो वो हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो फिनोमिना मैंने अभी आपको बताया, that is this is because of the reflection of light. नहीं, what is the cause of reflection of light? अब देखो, मैंने आप लोगों को अभी ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर दो मीडियम का मैंने अभी जिक्र किया था। देन व्हाट इज ऑप्टिकली रेयरर? एक्चुअल में होता क्या है? ऑप्टिकली रेयरर का मतलब हो गया कि जो हमें आंखों से हल्का दिखाई देता है, ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली डेंसर जो हमें आंखों से गाढ़ा दिखाई देता है। देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल की डेंसिटी नॉर्मल केस में वाटर से कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द ऑयल। ऑयल में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज इट इज ऑप्टिकली डेंसर। हम अगर उसे हम आंखों से देखेंगे, अपनी आईज से देखेंगे, तो वो हमें गाढ़ा दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू वाटर। सो दिस इज ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर, दिस इज द मीनिंग। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी लाइट की हमेशा ज्यादा होती है इन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, क्योंकि ऑप्टिकली रेयर क्या है? हमें उसमें जो पार्टिकल्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें वो कम डेंस दिखाई देता है, तो वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है कि दोनों सरफेसेस जो होती हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर।
हमने क्या किया, एक लाइट रे को ऑब्लिकली इस ग्लास स्लैब से पास करवाया। जब हम लाइट रे को ऑब्लिकली ग्लास स्लैब से पास करवाते हैं तो लाइट रे बेंड कर जाती है इन द ग्लास स्लैब, और उसके बाद में जब हम बाहर उस लाइट रे को निकालते हैं देन इट बेंड्स अवे, मतलब कि यहाँ पर भी वो बेंड कर गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइट रे एंटर हुई obliquely on the interface of the glass slab, that is known as the incident ray. जो बाहर निकली that is known as the refracted ray, मतलब कि जो रिफ्रैक्ट हुई है, नॉट रिफ्लेक्ट, इट इज रिफ्रैक्ट हुई है, that is the refracted ray. और उसके बाद में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर हम इस इंटरफेस की बात करते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे जब इसी ग्लास स्लैब से एमर्ज होती है इनटू द बैक इनटू द एयर, देन इट इज नोन एज द एमर्जेंट रे। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक नॉर्मल या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एट द इंटरफेस, एट द परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो अगर हम बेंडिंग देखते हैं लाइट रे की फ्रॉम द एयर इनटू द ग्लास स्लैब, तो ऑप्टिकली रेयरर से जब भी लाइट रे एंटर करेगी इनटू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो गई है। उसके बाद में अगर ये लाइट रे फिर से बाहर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है और हमने यहाँ पर भी एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर दी, तो ये लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एमर्जेंट रे है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। This angle it is known as the angle of incidence, and this angle it is known as the angle of refraction at this interface. लेकिन अगर हम इस इंटरफेस की बात करते हैं, ये वाला इंटरफेस, अगर हम पूरा एक हम सिंगल डायग्राम लेके चलेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये एमर्जेंट हो गई। लेकिन अगर हम दो अलग अलग मीडियम की बात करते हैं, तो एयर से जब लाइट रे एंटर करती है इनटू दी ग्लास, यानी कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन वही लाइट रे जब हम इन दो मीडियम की बात करते हैं, मतलब कि ग्लास स्लैब से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एंटर करती है इनटू द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, दैट इज द एयर, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा होता क्यों है? नॉर्मली क्या होता है कि लाइट रे यहाँ पर सिंगल लाइट रे नहीं है, इट इज अ बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो जब कलेक्शन होता है लाइट रेज की, बहुत सारी लाइट रेज होंगी यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पे 5 6 7 8 लाइट रेज है सपोज, तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट लाइट रे है ये पहले स्ट्राइक करेगी इस सरफेस पर। जब ये पहले स्ट्राइक करेगी तो पहले ही अंडर एंटर भी होगी, तो इसकी स्पीड पहले कम हो जाएगी। उसके बाद जो लाइट रे एंटर करेगी बाद में उसकी स्पीड कम होगी। इसी तरीके से लाइट रेज जैसे जैसे सरफेस को स्ट्राइक करेंगी इंटरफेस को, वैसे वैसे उनकी लाइट की स्पीड, लाइट रेज की स्पीड कम होती चली जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट रेज है ये बेंड कर रही है और रेयरर से डेंसर में जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लाइट रे डेंसर रेयरर से डेंसर में जाती है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब रेयरर से डेंसर में आएंगी, एयर से ग्लास में आएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट रे एंटर करती है फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम, देन this angle it now behaves as angle of incidence, it is smaller than the angle of reflection, which is here called as angle of emergence. ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके बाद में आता है कि अगर लाइट रे एंटर करती है परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब। देखिए मैंने अभी बताया कि लाइट रे बेंड तभी करेगी जब वो ऑब्लिकली एंटर करेगी इनटू द ग्लास स्लैब। लेकिन अगर लाइट रे परपेंडिकुलर एंटर करती है इनटू द ग्लास स्लैब, उस केस में कोई बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज हैं जो कि एक बीम बनाती हैं, वो सभी एक साथ इस इंटरफेस को स्ट्राइक करेंगी और एक साथ ही मीडियम में एंटर करेंगी। तो यहाँ पर जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड विच इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एक्चुअल में रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था जब हमने लॉज को स्टडी किया था, दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie at the same plane.
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि दो मीडियम इन्वॉल्व है तो यहाँ पर हम वर्ड ऐड कर देंगे टू द इंटरफेस ऑफ ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो हमारे जो डेफिनेशन हो जाएगी या जो लॉ हो जाएगा पहला वो ये होगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interface of true transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Now what is the second law? Second law it is also called as Snell's law. इस second law के according क्या है कि जो sin of angle of incidence है it is equal to the sin of angle of reflection. It is a constant. मतलब कि जो रेशो है इन दोनों की साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कांस्टेंट के बराबर है एंड दिस कांस्टेंट इट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयरर में जाती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है या टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, तो लेफ्ट की तरफ जाएगी या राइट की तरफ जाएगी। तो जिस एक्सटेंट पर, जितने एक्सटेंट पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उस एक्सटेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। जो दो मीडिया हैं, दो मीडियम है, उनके अंदर क्या स्पीड है लाइट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। मतलब जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जितनी थिकनेस कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। थिकनेस कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, थिकनेस ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। अब क्योंकि ये रेशो है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूजुअली हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विद द सिंबल n। नाउ अब अगर हम इस फिगर को कंसीडर करते हैं तो कंसीडर में क्या है, दिस इज द इंटरफेस एयर एंड मीडियम 2 इट इज ऑफ ग्लास, राइट। अब देखो जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे, इट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दैट इज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। अब refractive index of medium 2 with respect to medium 1 का फॉर्मूला हो जाएगा speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ये किसके बराबर होगा? इसको हम डिनोट कर सकते हैं v1 upon v2 से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स मान लो हमने किया, हम कैसे रिवर्स करेंगे? लाइट रे एंटर करेगी फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब ग्लास टू एयर एंटर करेगी तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मतलब कि ये ठीक उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v2 अपॉन v1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन v2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन v1। तो मीडियम में, मतलब जब भी हम फॉर्मूला निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो हमेशा जब भी हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर देन इट इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू मीडियम अदर देन एयर देन इट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर एंड द सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो ग्लास भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दो अलग अलग मीडियम है लेकिन वो एयर नहीं है उनमें से कोई भी मीडियम, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंपेयर करेंगे इट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ अब देखो यहाँ पर हम इस ग्लास स्लैब को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है दैट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अभी तक मैंने आपको बताया था कि दैट when the incident ray it strikes the interface of the two medium obliquely, then it bends either away from the normal or towards the normal। towards the normal कब strike करेगी? जब ये enter करेगी from the rarer to the denser medium, ठीक है। और away from the normal कब करेगी? जब ये strike करेगी from enter करेगी from the denser to the rarer medium। अब इस केस में क्या होगा? अगर ये स्ट्राइक करती है फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
लेकिन अगर ये स्ट्राइक करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन दिस एंगल इट एक्ट्स एज एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दिस इंटरफेस, इट इज स्मॉलर देन दिस एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एमर्जेंस. नाउ आप देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस. अब कैसे होगा ये? देखो, ये दो पैरेलल लाइंस होगी, दोनों पैरेलल लाइंस में ये लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्स रे. तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम, the opposite alternate angles they are equal to each other. तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. अब जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था हमारा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या था? अगर हम इस इंटरफेस की बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. और अगर हम इस इंटरफेस की बात करते हैं, देन इट इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई. ठीक है, क्योंकि यहां पर this angle, this ray acts as incident ray and this is as reflected ray. लेकिन इस केस में this ray acts as incident and this acts as reflected ray. तो यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, और इस इंटरफेस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई. अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर हो गया स्मॉल एन, दैट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब 1 अपॉन एन कर देते हैं, तो साइन आर अपॉन साइन ई आ गया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया है इस जगह पर. तो अगर हम इसको भी एन के फॉर्म में लेकर आते हैं, मतलब ये जो रेसिप्रोकल था इसको उल्टा कर देते हैं और इसको भी हम रेसिप्रोकल बना देते हैं, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर. दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे? एक दूसरे के बराबर रखेंगे. जब बराबर रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे प्रूव करेंगे, हम कैसे डिराइव करेंगे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस. नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? मैंने अभी बताया आपको, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी. नॉर्मली मैंने याद करने का जो निमॉन बोलते हैं, निमॉन्स जो मैंने बताए थे, वो मैंने ये कहा था कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो हमें आंखों से गाढ़ा दिखाई देता, अपनी आईज से हमें गाढ़ा दिखाई देता है, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर. ऑप्टिकली रेयरर जो हमें आंखों से अपनी आईज से गाढ़ा नहीं दिखाई देता. लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, देन एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट. रिफ्लेक्शन लाइट का कैसे होगा? डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया, स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया. यहाँ पर दो हम मीडियम लेके चलेंगे. मीडियम हमारे पास में हो गया एयर और ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? ग्लास का ज्यादा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है? एयर का, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा है. अब हम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है कितना, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी पीछे बताया था, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1.5. अब मान लीजिए हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास में ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी. उसी तरीके से अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास रख देंगे और हमारे पास में एयर की स्पीड आ जाएगी. ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन हमने ये निकाला कि दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द कलर ऑफ द लाइट यूज. मतलब कि जो भी मीडियम हमारे पास में है उसके नेचर पे डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. मीडियम अगर थिक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम थिन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पेसिफिक वैल्यू है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर भी. जैसे एयर की डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एयर की डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा
और एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज ऑप्टिकली डेंसर देन अनदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही लाइट की या बीम की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। मतलब कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने ही ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी किसी भी लाइट की बीम। ना व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो मैं अभी पीछे फिर से हम अपनी उसी फिगर पे पहुंच जाते हैं। यहां पर मैंने लेबलिंग की हुई है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है, हमने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथवे फॉलो करती है, रेक्टिलिनियर पाथवे फॉलो करती है। तो अगर हम जो लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रही है इस इंटरफेस पर, अगर हम उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हुए हैं तो लाइट बेंड हुई है, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन बदली है। और डायरेक्शन बदलने के बाद में ओरिजिनल पाथवे से वो जितना पीछे की तरफ खिसक जाती है, जितना वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसे हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, when the light ray it shifts laterally from its original path, then it is known as the lateral displacement. अब देखिए यहाँ पर जो definition है, it is the lateral shift, it is the perpendicular distance between the emergent ray from a glass slab and the incident ray produced forward, or when a ray of light passes through a glass slab, it is displaced laterally. It is called lateral displacement or lateral shift. Now on which factors lateral shift displacement? It depends. एक तो हो गया थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जितने ज्यादा थिक होगा उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी ही ज्यादा लाइट पीछे की तरफ खिसकेगी। जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ही ज्यादा बेंडिंग होगी। दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, मतलब कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे एंटर करेगी इनटू द ग्लास स्लैब, उसके ऊपर भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर हो गया वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल एट विच इंसिडेंट रे एंटर्स द ग्लास स्लैब एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट की फॉर्म में ये अक्सर 1 और 2 मार्क्स की फॉर्म में एग्जाम में आता है। नाउ अगर ऑप्टिकल मीडिया दोनों सेम है, मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर दोनों ही मीडियम की सेम है तो कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट रे में। क्योंकि बेंडिंग होगी कैसे? बेंडिंग तो तभी होती है जब दो मीडियम अलग अलग डेंसिटी के हों, लेकिन अगर डेंसिटी सेम होगी तो लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब मान लीजिए दो मीडियम हमारे पास में है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, और उसी का अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास में दो मीडियम है, एक मीडियम 1 हो गया, एक मीडियम 2 हो गया। मीडियम 1 इज एयर एंड मीडियम 2 इज ग्लास। ठीक है, लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है दैट इज v1, और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है v2। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हम कैसे निकालेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, देखो मैंने बताया था पहले जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने यहाँ n21 लिखा था। n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे हमने पीछे आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पर था, यहाँ पर ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ये था। तो लाइट एंटर कर रही थी मीडियम 1 से मीडियम 2 में, और हमने कंपेयर किया था मीडियम 2 को मीडियम 1 से। तो मैंने जो डिनोट किया था, रिप्रेजेंट किया था, n21 करके किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस जगह पर हम आ जाते हैं, तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 and 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट इज v1 अपॉन v2। वहीं पर अगर लाइट वापस जा रही है, रेसिप्रोकल हो रहा है कि लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर, तब क्या होगा? इट इज 2 and 1।
यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इट इज नाउ बिकम्स v2 अपॉन v1। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर हमें कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में जो रेसिप्रोकल निकल के आएगा वो निकल के आएगा इक्वेशन 2 की फॉर्म में, दैट इज 1 अपॉन 2n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब देखो, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो गई, दोनों के रेसिप्रोकल हो गए। दो मीडियम लेते हैं तो मीडियम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। अगर हम दो मीडियम एयर और ग्लास ले लेते हैं तो लाइट एंटर करेगी फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, फिर लाइट एंटर करेगी फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। और इस रिलेशनशिप को हम एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इट इज 1.33, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आएगी इट इज 0.75। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारे इफेक्ट्स देखते हैं रिफ्रैक्शन के। सपोज वी आर गोइंग टू द स्विमिंग पूल, हम स्विमिंग के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो हमें ऊपर दिखाई देता है, वो उतना डीप दिखाई नहीं देता जितना डीप वो एक्चुअल में होता है। तो फिनोमिना यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, यूज होगा, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम फ्लोर से हमारे पास में अगर लाइट रेज आती है, देखो जनरली हम क्या करते हैं, हम बीम ऑफ लाइट में, क्योंकि बहुत सारी लाइट रेज होती है, हम उन सबको नहीं लेके चलते, हम खाली दो ही लाइट रेज को कंसीडर करते हैं फॉर द इजीनेस ऑफ द स्टडी। मतलब कि सब फिनोमिना को बहुत इजी समझने के लिए अगर हम सारी बीम को लेंगे, पूरी लाइट रेज को ले लेंगे तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ दो लाइट रेज को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से जो दो लाइट रेज है ये वाटर की सरफेस तक आ गई, जैसे ही ये मीडियम चेंज हुआ ये बेंड कर जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में चली गई। और जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी और जो इंटरफेस पर बेंडिंग हुई है अगर हम उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें जो फ्लोर है स्विमिंग पूल का वो इस जगह पर दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। उसी तरीके से हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने पानी भरा और उसमें हमने एक पेंसिल डाल दी। पेंसिल का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें ब्रोकन दिखाई देगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पेंसिल का बॉटम है यहाँ से लाइट रेज स्टार्ट होंगी और उसके बाद जैसे ही वाटर की सरफेस पर पहुंचेंगी बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में गई है और हम इन लाइट रेज को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो जहां पर इनकी एक्चुअल मीटिंग होती है लाइट रेज की, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, यहाँ पर इमेज बन जाएगी पेंसिल की और हमें पेंसिल की जो बॉटम है वो हमें यहाँ दिखाई देगा और पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई देगी, ब्रोकन दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइट रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ पर, लेकिन जब वो वाटर से एयर में जाती है तो वो अपने पाथवे से डेविएट हो जाती है और डिफ्लेक्ट कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पूरा इंट्रोडक्शन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या स्टडी किया, दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के केस में सिंगल मीडियम था, रिफ्रैक्शन के केस में दो या दो से ज्यादा मीडियम हो सकते हैं। उसके अलावा रिफ्लेक्शन के केस में क्योंकि मीडियम सिंगल था इसलिए नो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स। जिस एंगल से लाइट रे स्ट्राइक करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, उसी एंगल से वो बाउंस बैक हो जाती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन के केस में लाइट रे क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, बेंड करती है, तो because of the bending of light, because of the change in medium, because of the change in the refractive index or optical density, angle of incidence it is either smaller or greater than the angle of refraction. ठीक है। इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ दोनों का लगभग सेम था, लेकिन सेकेंड लॉ में क्या था, सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ था, जहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया था। refractive index it is equal to the thickness of the medium, it is equal to the optical density of the medium। जितनी ज्यादा optical density उतना ज्यादा refractive index and it is inversely proportional to the speed of light। ठीक है। तो
पिछले जो मेरे दोनों वीडियोस हैं या पिछला जो मेरे चैप्टर के वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। आप उन लिंक्स के थ्रू वीडियोस को देख लीजिएगा। जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए।